बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है कि जावा के अंदर जेनेरिक्स क्या होते हैं। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिक्स पढ़ ली हैं सारी की सारी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी मज़ीद एडवांस टॉपिक्स को समझने के लिए। हमें पता चल गया है कि जावा का सिंटैक्स क्या है, जावा में हम कोई भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो छोटा मोटा किसी किस्म का भी, तो वो कैसे बना सकते हैं, जावा में क्लासेस क्यों बनाते हैं, क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने कोई डाटा वगैरह स्टोर करना हो तो उसके लिए हम एरेज वगैरह को कैसे यूज़ कर लेते हैं। और फिर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स थे कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग वगैरह ये चीज़ें भी कर ली, और एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस वगैरह को भी डिटेल से देखा है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बड़ी डिटेल से चीज़ें पढ़ी थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जावा के अंदर जेनेरिक्स क्या होते हैं। तो जो गोल्स हैं आज के हमारे लेक्चर्स के, वो ये हैं कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि जेनेरिक्स को हम लेके आए जावा पढ़ने के लिए, या जावा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने जेनेरिक्स क्यों बनाई थी। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि जेनेरिक्स और सब टाइपिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स पढ़ेंगे, जो जेनेरिक मेथड्स जिन्हें कहते हैं। अभी तक आपने दो टाइप्स के मेथड्स पढ़े हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे और एक कंक्रीट मेथड्स थे। फिर हम ये देखेंगे कि भी हमारे पास जब दो ऑलरेडी मेथड्स अवेलेबल थे दो डिफरेंट टाइप्स के, तो फिर हमें क्या ज़रूरत आई कि हमें जेनेरिक मेथड, एक नई टाइप के मेथड बनाए हमने। फिर हमने देखेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्या था और उसका सोल्यूशन जेनेरिक मेथड्स की वजह से हमें कैसे मिला। फिर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे टाइप पैरामीटर का कि वो क्या होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि इरेजर का कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है। और फिर कुछ एडिशनल जेनेरिक मेथड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम जेनेरिक मेथड्स को कहाँ पे और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स हैं। और फिर हम देखेंगे कि जेनेरिक क्लासेस भी एक चीज़ है कि वो क्यों हम बनाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्लासेस भी काफ़ी सारी एब्स्ट्रैक्ट टाइप की क्लासेस पढ़ ली हमने, कंक्रीट या टाइप की क्लासेस पढ़ ली हमने, और फाइनल क्लासेस वगैरह पढ़ ली, स्टैटिक क्लासेस पढ़ ली। तो अभी हम ये देखेंगे कि जेनेरिक क्लासेस की हमें क्या ज़रूरत है, अगर ये ना हो तो हमें क्या मसला है, और अगर ये होंगी तो उससे हमारा क्या सोल्यूशन हमें मिलेगा। और उसके बाद रॉ टाइप्स क्या होती हैं, और बिल्ड कार्ड। ये थोड़ा सा लेंथी हमारा लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ाऊँ, क्योंकि हम इसकी एक लैब भी अभी करेंगे, तो लैब के अंदर भी क्योंकि प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, तो होपफुली ये दोनों चीज़ें मिलके तो हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी कर देंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है, कि भी जेनेरिक्स के पीछे मोटिवेशन क्या थी कि जिसकी वजह से जेनेरिक्स हमने बनाई। एग्जाम्पल लें कि आप एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं, या एरे लिस्ट है या कोई भी है, आपने बनानी है, तो उसके लिए आपको पता है कि आप उसका लिस्ट एक इंटरफेस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया माई इंट लिस्ट का, जिसके अंदर हमारा मकसद क्या है कि हमने इसके अंदर इंटीजर स्टोर करवाने, और न्यू लिंक लिस्ट करके तो ये हमने लिंक लिस्ट डिक्लेयर कर दी। ये सेम लाइक वैसी है जिस तरह हमने एरे लिस्ट पढ़ी हुई थी, कि एरे लिस्ट के अंदर हम क्या करते थे कि एरे लिस्ट माई इंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। और जिस टाइम पे हमने एरे लिस्ट पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि ये एरे लिस्ट जो है, और इसके अलावा लिंक लिस्ट और कुछ और भी इसी तरह मैप्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर हम नॉर्मल इंटीजर या प्रिमिटिव वैल्यूज जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। तो फिर हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या था, कि हम उसी इंटीजर को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि हर एक प्रिमिटिव टाइप के लिए एक रैपर क्लास उसकी अवेलेबल थी। तो अगर मैंने इसके अंदर सिंपल ऐड करना है, एक इंटीजर की वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा, और इसी तरह एक और मैंने इंटीजर की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर दी। मतलब अभी हमारे पास जो लिस्ट बन गई है, इसके अंदर दो इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की वैल्यू 1 है और एक के अंदर 2 स्टोर है। अब अगर मैं इन वैल्यूज को वापस लेके आना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने कहीं देखनी है, प्रिंट करवानी है, या इसको किसी और वेरिएबल में, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि आपको पता है कि डॉट गेट का एक फंक्शन है कि मैं उस लिस्ट के साथ डॉट गेट लगाऊंगा, तो वो साथ इंडेक्स बताऊंगा कि भाई कौन से इंडेक्स से मुझे वैल्यू बताओ, जिस सेम लाइक जिस तरह हम एरेस के अंदर करते हैं। तो डॉट गेट जीरो में करूंगा तो ये एरे लिस्ट, ये जो इंट लिस्ट मेरी बनी है, इसके अंदर जो 0 नंबर लोकेशन के ऊपर ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यू वापस गेट कर लेगा।
लेकिन यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे स्पेशली यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि यार मुझे पता है कि जीरो नंबर लोकेशन में इंट लिस्ट के ऊपर इंटीजर ही स्टोर है। देखिए हमने यहाँ सबसे पहले जो वैल्यू स्टोर की थी वो जीरो नंबर पे स्टोर हुई और वो क्या थी, इंटीजर थी। लेकिन अगर मैं बगैर टाइप कास्टिंग के इस वैल्यू को उठा के इंटीजर टाइप के वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश करूंगा तो कंपाइलर मुझे नहीं करने देगा। इसकी रीजन क्या है, जिस टाइम पे हमने ऑब्जेक्ट्स की टाइप कास्टिंग पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि आप स्पेसिफिक से जर्नलाइज तो आराम से हो जाते हैं, अपकास्टिंग जिसे आप कह रही थी, लेकिन जर्नलाइज से वापस स्पेसिफिक जब आप होंगे तो आपको स्पेशल टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। जिस तरह हमने एक एग्जांपल उसमें देखी थी कि एक डबल टाइप की वैल्यू को अगर आप इंटीजर को असाइन करते हैं तो आपको स्पेशल टाइप कास्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर इंटीजर डबल को करते हैं तो आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेम इसी तरह अब आपको यहाँ स्पेशल इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर इसको लिखना पड़ेगा कि हाँ जी ये इंटीजर है और इसको टाइप कास्ट करके तो आपने इसे एक इंटीजर में स्टोर करवा दिया। और ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। ये प्रॉब्लम कैसे है, सपोज किया कि मैंने इस लिस्ट का नाम लिखा था माई इंट लिस्ट। मेरा मकसद भी यही था कि मैं इसके अंदर जो है ना इंटीजर स्टोर करवाऊं, मैं इसके अंदर और किसी टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर नहीं करवाना चाह रहा। लेकिन इसके अंदर भी जिस तरह मैंने ये न्यू इंट वन कही है ना, इसी तरह से मैं कोई स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर करवाना चाहूँ वो भी स्टोर हो जाएगी। मैं इसके अंदर कोई और किसी क्लास का कोई पॉइंट स्टोर करवाना चाहूँ, कोई एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना चाहूँ, मैं जो भी इसके अंदर ऐड करके इसको ऑब्जेक्ट दूंगा ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो ये मिस्टेकनली भी हो सकता है कि एक लिस्ट आपने बनाई है, आपका पर्पस स्पेसिफिक ये था कि इसके अंदर मैंने इंटीजर स्टोर करने, या मैंने इसके अंदर कोई डबल स्टोर करने, या मैंने इसके अंदर कोई पॉइंट टाइप का डाटा स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई आप इसके अंदर सिर्फ इंटीजर कैसे स्टोर करेंगे, सिर्फ पॉइंट कैसे स्टोर करेंगे, या सिर्फ इस तरह से डबल कैसे स्टोर करेंगे। तो ऐसे केस में क्या है कि जब आप इससे वापस वैल्यूज गेट कर रहे होंगे तो आपको स्पेशल टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। और अगर आपने हर दफा लिखी है इंटीजर ही लिख दिए, क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं कि भाई मेरी लिस्ट के अंदर इंटीजर पड़े हुए हैं सारे, लेकिन अब एक्चुअली क्या होगा कि उसकी वन नंबर इंडेक्स के ऊपर इंटीजर की जगह अगर स्ट्रिंग पड़ा हुआ होगा तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन टाइम पे आपको एरर देगा कि भाई आपकी क्लास कास्ट जो है ना वो सही नहीं है, कि जिस टाइप की आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है और जिस टाइप का आप वेरिएबल आपने लाया है और उसको असाइन कर रहे हैं, ये दोनों चीजें जो है ना ये मैच ही नहीं कर रही हैं। तो ये आपका प्रोग्राम वहां पे आपको एक्सेप्शन मिल जानी है। प्रोग्राम अगर आपने उसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया तो आपको प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि हम अगर जिस तरह से ये लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट और ये चीजें अगर हम यूज करना चाह रहे हैं तो हम इन्हें टाइप स्पेसिफिक कैसे करें। तो क्योंकि इसके बगैर अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये तो आपको किसी भी टाइम पे रन टाइम पे इशू देगा। और आपको ये चीज हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर पढ़ी है कि वो तमाम एरर्स जो कंपाइल टाइम पे आपको मिलते हैं वो तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी अगर एक्सेप्शन है जो कंपाइल टाइम के, जब तक आप उसको हैंडल करने का कोड नहीं लिखेंगे आपको पता है कि आपके कोड, कंपाइलर आपको एरर देता रहेगा, आपको पता है आपका कोड कंप्लीट नहीं है। लेकिन रन टाइम वाला क्या है, आप कहीं डिवाइडेड बाय जीरो भी कर रहे थे एक्सेप्शन के अंदर, लेकिन आपको प्रोग्राम कंपाइलर ने एरर कभी भी नहीं देना कि आप डिवाइड बाय जीरो कर रहे हैं जब तक प्रोग्राम रन नहीं होगा। रन होगा तो फिर आपको पता चलेगा ओहो यहाँ पे तो डिवाइड बाय जीरो हो रहा था, इस वजह से एरर आया है। तो जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आपके बड़े होते जाएंगे कंपाइल टाइम एरर्स को तो कंपाइलर आपको बता देता है, अच्छा यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है। उसको आप देख के उसको रेक्टिफाई करके उसको ठीक करना बनस्पत बहुत ज्यादा आसान है। बनस्पत इसके क्या रन टाइम के ऊपर आपका प्रोग्राम है, आपको उसमें कोई एरर नजर भी नहीं आ रहा, प्रोग्राम रन कर रहे हैं लेकिन प्रोग्राम आपको आउटपुट से ही नहीं दे रहा। तो ये एक बड़ा इशू था कि भाई इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो जावा के डेवलपर्स थे उन्होंने एक टाइप पैरामीटर का कॉन्सेप्ट निकाला। इस टाइप पैरामीटर के कॉन्सेप्ट का मकसद क्या है कि आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें कि इस टाइप पैरामीटर के अंदर जो चीज लिखी हुई होगी उससे अलावा कोई भी अगर वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो आप स्टोर ना कर सकें। कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम पे एरर देना शुरू कर दे। फर्ज किया जिस तरह ये अब वही सेम लिस्ट ही है, तो ये देखें ये एक टाइप पैरामीटर था इसका जो एडिशनल इसमें लग गया है, ये यहाँ पे इंटीजर लग गया और यहाँ पे इंटीजर लग गया, ठीक है। अब इस पैरामीटर की वजह से अब कंपाइलर ने इसको बाउंड कर दिया है कि अब इस इंट लिस्ट के अंदर सिर्फ इंटीजर टाइप का डाटा ही स्टोर होगा। अब अगर इसके अंदर आप कोई स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर करने की कोशिश करेंगे कंपाइलर आपको उसी जगह पे एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर दे देगा कि भाई
ये आप गलत कर रहे हैं, ये लिस्ट ही जो है ना इंटीजर टाइप की, आज तो इसके अंदर किसी और टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपका ये इशू खत्म हो गया। और दूसरा इसका फायदा क्या हो गया, जिस टाइम पे आप वैल्यू गेट करेंगे तो आपको चूंकि पहले से आप श्योर हो चुका है कि इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू ही है, तो लिहाजा इस टाइप की लिस्ट को आप जिस टाइम पे आप वापस वैल्यू गेट करेंगे तो आपको स्पेशली एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाइलर को पता है कि ये लिस्ट जो थी, क्योंकि ये जेनेरिक्स के साथ बनी थी या टाइप पैरामीटर के साथ बनी थी, लिहाजा इसके अंदर जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का ही है, लिहाजा इसने जब आप वैल्यू गेट करेंगे ये इसको नॉर्मली असाइन कर देगा, इसलिए ये इसमें श्योर है कि भाई अब इसके अंदर कोई और किसी टाइप का डाटा नहीं आ सकता, तो आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह रन टाइम से आप कंपाइल टाइम पे चले गए। रन टाइम का एरर आता तो आपको बड़े मसाइल थे, लेकिन कंपाइल टाइम पे आप आ गए तो अब आपके मसाइल काफी सारे खत्म हो गए। अब कुछ लोग मे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन करें कि जिस तरह से हम वहाँ टाइप कास्टिंग के लिए एक स्पेशल इंटीजर लिख रहे थे, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि एक टाइप पैरामीटर कह के एक इंटीजर का एक्स्ट्रा चीज तो हमें तब भी लिखनी पड़ी है, फायदा तो कोई भी ना हुआ। तो भी इसका सबसे बड़ा इस चीज के लिखने का फायदा ये है कि आपका एरर जो है ना कंपाइल टाइम से रन टाइम पे चला गया है, रन टाइम से कंपाइल टाइम पे चला गया। अगर रन टाइम का एरर होता तो आपका प्रोग्राम रन होता, एरर आता, उसके बाद जाके आपको पता चलता, वो भी काफी रिसर्च करने के बाद, कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है। लेकिन कंपाइल टाइम पे जब आ गया है तो अब जब तक आप इसको आप गलती कर भी रहे होंगे तो कंपाइलर आपको गारंटी से कहेगा कि भाई नहीं, ये आप काम गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करेंगे तो ये कोड ठीक होगा, वरना ये आपका कोड सही नहीं है। तो इस वजह से जो टाइप पैरामीटर है इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप कंपाइल टाइम एरर हासिल करते हैं, आपको रन टाइम एरर का इश्यू जो है ना वो नहीं मिलता। तो ये मेन मोटिवेशन थी जेनेरिक्स की, कि जेनेरिक्स को हम यूज क्यों करते हैं, कि हम कम रन टाइम से कंपाइल टाइम एरर की तरफ चले जाते हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा हमें ये था। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइप पैरामीटर यूज करते हैं। ये टाइप पैरामीटर क्या करता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है कि भाई इस टाइप से हट के कोई डाटा भी आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे एक जो डेवलपर्स हैं उनके लिए इशू था कि अगर वो सिर्फ ये टाइप इसके ऊपर ही कर देते, क्योंकि ये जावा वर्जन 5 जो है ना, या जेडीके 1.2, उसके बाद ये जेनेरिक्स वाला कॉन्सेप्ट आया था। उससे पहले जावा के जितने भी वर्जन थे उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके अंदर आप नॉर्मली सेम इसी तरह से आप लिस्टें बना के और उसके अंदर डाटा ऐड करते थे। तो मे बी जावा को यूज करके कुछ लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम बना दिए हैं और वो इस तरीके से उन्होंने लिस्टें यूज करनी हो, तो उनके लिए फिर स्विच करना कि ये रिस्ट्रिक्शन भी रहे, इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनके प्रोग्राम में एरर आ सकते थे। तो इन्होंने इसे बैकवर्ड कंपैटिबल बनाने के लिए क्या किया है कि अब आप इसको, अभी जो जावा के लेटेस्ट वेरिएंट है उनके अंदर इस चीज को लिखें या ना लिखें, अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो इसको एक रा टाइप के तौर पे कंसिडर कर लेता है। अभी हम आगे जाएंगे तो वहां देखेंगे रा टाइप क्या है, और इसके बगैर भी आपका प्रोग्राम जिस तरह नॉर्मली चल रहा था आपका वैसे ही चलेगा। आपको मतलब सेम वही काम करना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इसके बगैर अगर आप यूज करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ यूज करते हैं तो ये आपकी जेनेरिक लिस्ट हो जाती है। तो ये मेन बेनिफिट्स था जेनेरिक को यूज करने का। तो ये चूंकि बैकवर्ड कंपैटिबल है कि 1.2 जेडीके 1.2 से पिछले जितने भी वेरिएंट थे आप उनके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं बगैर ये टाइप पैरामीटर यूज किए। और उसके बाद जितने भी वेरिएंट हैं उनमें ये टाइप पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है, और ये बेटर भी है कि आप ये टाइप पैरामीटर यूज करें ताकि आपको पता हो कि इस लिस्ट के अंदर किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करवाया है और उससे हट के किसी टाइप का डाटा इसमें स्टोर ना हो। आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंपाइलर इस चीज की गारंटी ले लेगा कि हाँ जी ठीक है, ये चूंकि आपने जेनेरिक्स यूज किए हैं, टाइप पैरामीटर यूज किए है, ज्यादा मैं इस चीज के लिए शो दूं कि आपने इस लिस्ट के अंदर जो डाटा स्टोर किया है वो वही डाटा है जो होना चाहिए था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अभी हम जाते हैं जो दूसरा जेनेरिक्स का यूज है कि जेनेरिक्स को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जेनेरिक्स के लिए आप जेनेरिक मेथड्स बना सकते हैं, जेनेरिक क्लासेस बना सकते हैं और जेनेरिक इंटरफेसेस बना सकते हैं। ये सारी चीजें जो अभी तक आपने नॉर्मली सारी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी आप जेनेरिक्स में भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेरिक मेथड्स बनाने का हमें फायदा क्या होता है ताकि हमें प्रॉब्लम जो है ना ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सपोज किया कि आपके पास 3 एरेज थी। एक एरे थी जिसके अंदर सारे इंटीजर्स थे 1 2 3 4 5। एक एरे थी जिसके अंदर सारे डबल थे 1.0 2.0 3.0 4.0 एंड 5.0। और एक स्ट्रिंग टाइप की एरे थी जिसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स
थी, ए बी सी डी ई या कुछ भी नाम वगैरह, आप जो भी स्ट्रिंग हो सकती है आप इसमें डाल सकते हैं। अब अगर एक प्रोग्राम के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद थी और मैंने एक फंक्शन बनाना था डिस्प्ले का, जो मुझे सिर्फ सिर्फ ये एरेज डिस्प्ले करवाए फर्स्ट, और फिर ये बनाना था कि जो डबल टाइप के एरे को डिस्प्ले करवाए, फिर एक फंक्शन बनाना है जो स्ट्रिंग टाइप के एरे को डिस्प्ले करवाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो जनाब सबसे पहले अगर आप डबल डिस्प्ले का एक मेथड बनाएंगे तो इंटीजर टाइप की एरेज को डिस्प्ले करवाना है तो आपको उसे आर्गुमेंट देना पड़ेगा कि अगर आपको इंटीजर टाइप की एरे मिले तो आप क्या करें कि एक लूप लें और उसको ट्रैवर्स करें। ये मैंने फॉर ईच लूप लगाए हैं, आप इसके ऊपर कोई भी लूप लगा सकते हैं, नॉर्मल जो फॉर लूप है वो भी लगा सकते हैं। आपने कहा कि भाई ए के अंदर एरे के अंदर इंटीजर टाइप के जितने भी ए मौजूद हैं उन सबको 1 बाई 1 फेच करो और उसके बाद उन्हें स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। और सेम डबल टाइप के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे आर्गुमेंट चेंज किया, ये दो आर्गुमेंट आपके चेंज हुए और उस बाकी सेम वही काम हुआ है जो यहाँ पे हुए। स्ट्रिंग के लिए आपका अगेन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग हुआ और यहाँ पे स्ट्रिंग हुआ और बाकी सारा काम वही हुआ है जो पहले मेथड में था और दूसरे मेथड में था। अब आप देखें कि एक काम करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है और उस एक डिस्प्ले की खातिर जो है ना हमें हर एक एरे के लिए अलग मेथड बनाना पड़ गया। इस चीज को आप कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता था कि हम ये लाइन ऑफ कोड इसको कम कर दें, कोई एक ही मेथड बना दें जो जेनेरिक टाइप का, उसे अगर आप इंटीजर की एरे दें वो तब भी उसको डिस्प्ले करवा दे, कोई डबल की एरे दें वो तब भी डिस्प्ले करवा दे, कोई स्ट्रिंग टाइप की एरे दें वो तब भी डिस्प्ले करवा दे। तो यस, इस टाइप के जो मेथड्स होते हैं आप उन्हें कहते हैं जेनेरिक मेथड, की जो एक ही मेथड जेनेरिक टाइप का होता है कि उसको आप जिस टाइप की भी इनपुट देते हैं वो उस टाइप की आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, अभी मोटिवेशन क्या है, ये जो भी मैंने आपको बातें की हैं कि अगर आप ऊपर वाले तीनों मेथड्स का एनालिसिस करें तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं कि डाटा टाइप है जो इनपुट पैरामीटर की उसके अंदर। ठीक है, ये देखें कि ये जो इनपुट पैरामीटर्स थे इनकी डाटा टाइप में डिफरेंस है। ठीक है, और जो अंदर फॉर लूप है उसके अंदर जो डाटा टाइप आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिफरेंस है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है इन तीनों के अंदर। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आप एक की ख्वाहिश है कि एक ऐसा मेथड हो कि जो सिमिलर टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहा हो, ओवरलोडिंग हो रही है उसमें लेकिन वो सिमिलर टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं जेनेरिक यूज करते हैं और वो उसके लिए आप क्या करते हैं एक टाइप पैरामीटर को यूज करेंगे। और उस वो वैसे ही है जिस तरह से ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने कोई कुछ भी लिख दिया, लाजमी नहीं है आप टी लिखें, टी से मुराद है कि टाइप, आपने कोई जो भी चीज यूज करने जा रहे हैं उसकी टाइप को ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ नोटेशन है, ई से मुराद एलिमेंट होती है, वी से मुराद वैल्यू, अच्छा के से मुराद की, मतलब इस तरह से ये वाले कुछ वर्ड्स हैं जो नेमिंग कन्वेंशन के तौर पे ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने हर सूरत में टी लिखना है, ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एक वर्ड लिखना है, ये एक टाइप पैरामीटर के तौर पे काम करेगा और इसको कहाँ पे लिखना है कैसे लिखना है ये मैं भी आपको बताता हूँ। और इस टाइप के जितने भी मेथड्स हैं जिनके अंदर टाइप पैरामीटर आप यूज करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं कि ये जेनेरिक मेथड है। अब सेम प्रॉब्लम के लिए जो मैंने जेनेरिक मेथड आपके सामने दिखाया है, तो मैंने क्या किया है कि रिटर्न टाइप से पहले एक टाइप पैरामीटर लिख दिया। ये देखें, मेथड की रिटर्न टाइप से पहले हमने एक टाइप पैरामीटर लिख दिया। सेम यहाँ पे बता दिया कि जो भी आपको एरे मिले उसकी टाइप भी टी होगी, कि उसकी जो भी टाइप होगी उसे उठाओ, ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर है, इसके अंदर सेव कर लो और फिर उस टाइप से को रिप्लेस कर दो। कंपाइलर क्या करेगा कि उस टाइप को रिप्लेस कर देगा इसके साथ, ये जो टी था जहां जहां पे ये यूज हो रही थी टाइप और जहां पे आपने इसको यूज किया है, फर्ज किया कि आपने इसे पास किया यहाँ पे ए क्या है, एक इंटीजर टाइप की एरे है, तो टाइप को क्या पास हो जाएगा इंटीजर, टी को क्या पास हुआ इंटीजर, तो वो कंपाइलर क्या करेगा उससे टी की जगह पे इंटीजर स्टोर करेगा और फिर जहां जहां टी था उसको रिप्लेस कर देगा इंटीजर से। तो ये एक्चुअली आपका मेथड क्या बन गया, सेम वही मेथड के प्राइवेट स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले और इंटीजर, उसके बाद आपके दोनों ब्रैकेट्स हैं और फर्स्ट एरे, सेम इसी तरीके से आप इसे डबल पास कर दें। अब डबल वाले केस में क्या होगा, ये डबल की वैल्यू आएगी इसमें स्टोर हो जाएगी, ये प्लेस होल्डर है बेसिकली, ये जो टाइप पैरामीटर है ये प्लेस होल्डर है। हम जब टाइप पैरामीटर की बाकी डेफिनेशन देखेंगे वहां आपको ये भी नजर आ जाएगी कि ये प्लेस होल्डर है। फिर इसके अंदर जो कुछ भी था उसको रिप्लेस कर दिया,
इस टी की जगह पे डबल लिख दिया, इस टी की जगह पे डबल लिख दिया। फिर इसी तरह ये स्ट्रिंग वाला आया, आपने मेथड पास किया तो यहाँ पे क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को इसके अंदर स्टोर करवाएगा और फिर ये स्ट्रिंग जो है ना इसको और इसको रिप्लेस कर देगी। तो ये बेसिकली आपने सेम एक ही मेथड लिखा और उस एक ही मेथड के साथ आपने ये सारी चीजें प्रिंट करवा ली हैं, जिसके लिए आपने पहले 3 मेथड्स लिखे थे। तो इस टाइप के मेथड्स को आप क्या कहते हैं कि ये कौन से मेथड्स हैं, जेनेरिक मेथड्स हैं। ये मैंने आपके सामने आउटपुट्स भी दिखा दिए हैं कि भाई ये इस टाइप के आउटपुट्स आएंगी आपके पास जिस टाइम पे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम आते हैं जी कि टाइप पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जेनेरिक्स के अंदर क्या है जी, टाइप पैरामीटर यूज हो रहा है। तो टाइप पैरामीटर है क्या है? टाइप पैरामीटर को वेरिएबल की टाइप भी कहते हैं। कैसे? यहां पे देखें, यहां पे टी क्या है, ये फर्स्ट एरे से पहले जो मैंने टी लिखा है, टी से क्या मुराद है, टी क्या होना चाहिए? टी बेसिकली वेरिएबल की टाइप है। जिस तरह हम यहाँ पे इंटीजर लिखते थे, डबल लिखते थे, इसी तरह मैंने यहाँ पे टी लिख दिया तो टी क्या बन गया है, इस वेरिएबल की टाइप बन गई है कि ये टी टाइप का वेरिएबल है। ठीक है। और वैसे तो अगर आप कहीं पे भी इस तरह लिखेंगे किसी प्रोग्राम में टी सिंपली लिख दें और इस तरह से, तो वो कंपाइलर आपको कहेगा ये टी टाइप की कोई क्लास आपके पास है नहीं और आप कैसे लिख रहे हैं। लेकिन जब आपने सेम यही नेम यहाँ पे लिख दी है प्लेस होल्डर में, कि आपने टाइप पैरामीटर के अंदर सेम यही नेम लिख दी है, तो अब कंपाइलर को पता चल गया कि अच्छा ये जो टी यूज कर रहे हैं ये बेसिकली टाइप पैरामीटर के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या करना है कि मुझे जो चीज मिलेगी एक्चुअल मेथड के अंदर, कॉल के अंदर, आपको पता है फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट्स में, कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स में मुझे जो चीज मिलेगी उसकी जो डाटा टाइप होगी वो मैंने इस टाइप पैरामीटर को असाइन करनी है। फिर उसके बाद ये टाइप पैरामीटर क्या करेगा कि उसकी डाटा टाइप को उठाएगा और जहां जहां टी लिखा हुआ होगा, मतलब सेम अगर यहाँ पे आपने ए लिखा है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे, अगर यहाँ पे ए और यहाँ पे टी लिखेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ ए लिख दिया और कंपाइलर ने यहाँ पे चेक किया यार यहाँ तो इसने टी लिखा था, तो कहेगा ये ए फिर क्या चीज है, वो उसको कंफ्यूजन हो जाएगी, वो आपको एरर दे देगा। आप यहाँ पे ए लिखें और यहाँ इसके अंदर ए लिखते हैं, कंपाइलर को डेफिनेटली पता है कि अच्छा ये ए क्या है, कि ये टाइप पैरामीटर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली टाइप पैरामीटर को आप कह सकते हैं कि ये एक किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप है। ठीक है। टाइप पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड टाइप वेरिएबल। ठीक है। टाइप पैरामीटर इज एन आइडेंटिफायर दैट स्पेसिफाई द जेनेरिक टाइप का नेम। ओके, कि ये एक आइडेंटिफायर के तौर पे काम कर रहे हैं कि अब इस टी के अंदर किस जेनेरिक टाइप ने का डाटा है, वो जिस टाइम पे ये पास होगा तो ये बताएगा अच्छा ये इंटीजर टाइप का है, ये डबल टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये बेसिकली एक नाम भी आपको बता रहा है कि ये किस टाइप का डाटा आ रहा है, इस वजह से इसने कहा है कि ये आइडेंटिफायर भी है। अच्छा, टाइप पैरामीटर को आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? आप इसे मेथड की रिटर्न टाइप के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस मेथड के अंदर तो हमारा वर्ड था ना, कि हमारे इस डिस्प्ले मेथड ने कोई चीज हमें रिटर्न नहीं करनी। फर्ज किया कि ये सम होता, आप इंटीजर का सम करने के बाद रिटर्न भी इंटीजर करवा रहे होते, तो आप यहाँ पे भी फिर टी ही लिखते, मतलब आपको यहाँ पे भी लिखने में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, रिटर्न टाइप के तौर पे लिख सकते हैं, पैरामीटर टाइप के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी जो बात है कि ये टाइप पैरामीटर कहाँ पे यूज हो सकता है, पैरामीटर टाइप पे। तो ये देखें जी, ये जिस तरह यहाँ पे हमने यूज किया है, ये जो डिस्प्ले मेथड के आर्गुमेंट्स थे इसमें पहला पैरामीटर क्या है, टी टाइप की एक एरे है। अच्छा, तीसरा क्या है, लोकल वेरिएबल के तौर पे, आपकी लोकल वेरिएबल की टाइप के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये हम एरे के अंदर से इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ये इसके लोकल वेरिएबल की टाइप के तौर पे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका स्कोप इस मेथड के अंदर अंदर ही है। अच्छा, मतलब और ये मतलब इसकी बॉडी और डिक्लेरेशन, हेडर और बॉडी दोनों जगहों पे ये यूज हो सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। टाइप पैरामीटर करता क्या है, ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर की चीज क्या है, डाटा टाइप को स्टोर करता है। कौन सी डाटा टाइप को? जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स में पास हुई होती है मेथड कॉल के अंदर। यानी आपने डिस्प्ले ए किया तो डिस्प्ले ए की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर। इस इंटीजर को कौन स्टोर करेगा, ये टाइप पैरामीटर। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्लेस होल्डर है। टाइप पैरामीटर के तौर पे क्या कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज की जा सकती है या सिर्फ रेफरेंस डाटा टाइप यूज होंगी? तो जेनेरिक्स का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जेनेरिक्स के अंदर आपकी सिर्फ रेफरेंस डाटा टाइप होती हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप की रैपर क्लासेस आप वहां पे भी यूज करते हैं, आप नॉर्मल प्रिमिटिव डाटा टाइप की यूज नहीं कर सकते।
तो इसलिए टाइप पैरामीटर के अंदर भी आप सिर्फ रेफरेंस डाटा टाइप यूज करेंगे, उसके अलावा आप इसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये इसको सपोर्ट ही नहीं करता प्रिमिटिव डाटा टाइप को, तो इस वजह से प्रिमिटिव डाटा टाइप कॉलिंग या डिक्लेरेशन में आप टाइप पैरामीटर के तौर पे नहीं दे सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ इरेजर है। ये क्या है, ये मैं आपको अभी बता भी चुका हूं। जिस टाइम पे देखें मेथड को आपने कॉल किया, तो आपने क्या किया कि इसे ए पास किया। ए की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर। ये डाटा टाइप कहां पे स्टोर हुई, इस प्लेस होल्डर के अंदर। फिर क्या हुआ कि कंपाइलर ने इसके अंदर जो डाटा टाइप स्टोर थी उसको रिप्लेस कर दिया जहां जहां पे ये यूज हुआ है, चाहे ये मेथड पैरामीटर में यूज हुआ है, रिटर्न टाइप में यूज हुआ है, किसी वेरिएबल के साथ यूज हुआ है, कहीं पे भी इस पूरे फंक्शन के अंदर जहां जहां पे ये यूज हुआ है उस सबको इसने रिप्लेस करके सबको इंटीजर कर दिया। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इरेजर। कि कंपाइलर ने क्या किया कि जो जेनेरिक चीज लिखी हुई थी उसको रिमूव किया और जो स्पेसिफिक इनपुट उसको मिली है एक्चुअल कॉल के अंदर उससे रिप्लेस कर दिया। तो इसको कहते हैं इरेजर कॉन्सेप्ट। कि ये इरेजर का कॉन्सेप्ट है कि कंपाइल टाइम के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। when the इसको आप देख लें, when the compiler translate the generic method display into bytecode, it remove the type parameter section, ठीक है, and replace the type parameter with actual type। जो भी बात मैंने आपको की है कि जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टी था लिखा हुआ टाइप पैरामीटर थी, ये बेसिकली प्लेस होल्डर का काम कर रही थी। पहले इसके अंदर टाइप स्टोर होगी, फिर जहां जहां भी टी के अकरेंसेस थी कंपाइलर उन सबको रिप्लेस करेगा उस एक्चुअल टाइप से, और इस तरह से आपका प्रोग्राम आपका रन होगा कि आपकी जितने भी टाइप पैरामीटर थे वो रिप्लेस होके एक्चुअल टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, इरेजर का कॉन्सेप्ट है। So by declaring the generic method, we eliminated the need of overloaded method to do similar tasks at different types of input। कि ये आपको समझ आ गई कि जेनेरिक मेथड्स बनाने का आपको फायदा क्या हुआ कि अगर आप किसी मेथड को इस वजह से ओवरलोड कर रहे थे कि उसकी इनपुट डिफरेंट टाइप की थी लेकिन काम वो सेम कर रहा था, तो अब उसकी बात खत्म हो गई है। अब उस टाइप के मेथड्स की जगह अब आप क्या करेंगे, अब आप जेनेरिक मेथड्स यूज करेंगे ताकि आपको वो जो काम था वो आपका आसान हो जाए, आपको बार बार एक कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। एडिशनल कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं जेनेरिक मेथड्स की कि वो क्या है। क्योंकि जेनेरिक मेथड सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस डाटा टाइप को स्टोर करते हैं, तो रेफरेंस डाटा टाइप कौन सी होती हैं, जो भी आपकी क्लासेस वगैरह हैं वो सारी, जो रैपर क्लासेस हैं वो सारी, जितनी भी क्लासेस हैं आपके पास वो सारी रेफरेंस डाटा टाइप हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपने कंपेयर करना है तो फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर वो तभी कर सकते हैं कि अगर उन ऑब्जेक्ट्स ने कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है। मतलब अगर आप नॉर्मली एक एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं और उसके अंदर जो है ना कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करते, तो फिर आप एम्प्लॉय के दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप दो इंटीजर लेते हैं, रैपर टाइप के इंटीजर लेते हैं, उनके दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो यस यू कैन कंपेयर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही रैपर क्लासेस जो भी हैं वो उन्होंने इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ होता है। ये मैंने आपको लिखा हुआ है कि रैपर क्लासेस ने बाय डिफॉल्ट जो है ना कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ होता है। तो जब भी आपने टाइप पैरामीटर के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना हो, तो अब आप क्या करते हैं कि आपने जहां पे सिंपल टी लिखा हुआ था वहां पे आप एक्सटेंड्स के कीवर्ड यूज करते हैं और साथ ही लिख देते हैं कंपेरेबल टी। कि आप क्या कर रहे हैं कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उस कंपेरेबल कर रहे हैं उसको, कि जो आपका टी टाइप पैरामीटर है ये कंपेरेबल को एक्सटेंड कर रहे हैं, तब जाके आप इस काबिल होंगे कि आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकें अगर आप जेनेरिक मेथड्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या जेनेरिक मेथड्स ओवरलोड हो सकते हैं। यस, जेनेरिक मेथड्स को भी आप ओवरलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप जेनेरिक मेथड्स को ओवरलोड कर सकें। सेम उसी तरह से कौन कौन से जेनेरिक मेथड्स को आप ओवरलोड कर सकेंगे। देखें, ओवरलोडिंग की तीन चीजें हमने पढ़ी थी कि नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, तो यस जेनेरिक मेथड्स को आप नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करके ओवरलोड कर सकते हैं। दूसरा आपने ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ पैरामीटर जो है ना वो डिफरेंट हो, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है जेनेरिक मेथड के अंदर। जेनेरिक मेथड के अंदर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, इसी वजह से तो जेनेरिक मेथड आए कि अगर टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है लेकिन बाकी नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है और सीक्वेंस भी सेम है, तो फिर जो है ना हमें क्या जरूरत है कि हम बार बार सेम फंक्शनलिटी के लिए एक ही काम करें। तो इस वजह से कर सकते हैं आप इसको।
और तीसरा ये है कि सीक्वेंस आप डिफरेंट करके भी कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। जिस तरह के नॉर्मल आप मेथड्स में करते हैं वैसे ही आप जेनेरिक मेथड्स के अंदर भी ये काम कर सकते हैं।